और चलिए प्रयाग के रंग सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसा माघ मेला 2026 अपनी पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ शिखर पर है। कल देखिए बसंत पंचमी पर माघ मेले का चौथा अमृत स्नान होने वाला है। तो बसंत पंचमी के स्नान को अमृत स्नान भी कहते हैं। मान्यता के मुताबिक ये स्नान विशेष फलदायी भी होता है। बिल्कुल, और मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। संगम की त्रिवेणी में अदृश्य सरस्वती का वास है, इसीलिए इस दिन यहाँ स्नान करने से बुद्धि, विद्या और वाणी का आशीर्वाद मिलता है। प्रयागराज में संगम की रेत पर अध्यात्म और आस्था का महाकुंभ माघ मेला अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला है। मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड स्नान के बाद अब मेला प्रशासन अब बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व की तैयारी में जुट गया है। बसंत पंचमी पर संगम स्नान के लिए मौनी अमावस्या जैसी ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। आज माघ मेले से आई तस्वीरें बता रही हैं कि बसंत पंचमी पर शुभ मुहूर्त में स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। माघ मेला का चौथा बड़ा स्नान बसंत पंचमी का कल है और जिसको लेकर के आज से यानी एक दिन पहले से ही भक्तों का आना शुरू हो चुका है। जो श्रद्धालु हैं जो बसंत पंचमी के स्नान पर संगम पर स्नान करने के लिए आना चाहते हैं वो आज से ही आना शुरू हो गए हैं। चूँकि रात 12 बजे के बाद से गाड़ियों के आने पर प्रतिबंध लग जाएगा, गाड़ियां नहीं आ पाएंगी प्रयागराज मेला क्षेत्र में, लिहाजा अभी से बसंत पंचमी के स्नान को लेकर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। माघ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, आस्था और आत्मशुद्धि का जीवंत उत्सव है। माघ महीने में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मेले में बसंत पंचमी का स्नान चौथा प्रमुख स्नान माना जाता है। इसका विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये बसंत पंचमी का जो स्नान होता है इसे अमृत स्नान कहते हैं। देखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि अमृत की एक बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं, लेकिन ये बसंत पंचमी का ऐसा दिव्य स्नान होता है, महास्नान होता है, अमृत स्नान होता है कि ये अमृत के जल में माने गंगा जल अमृत के समान हो जाता है और वह गंगा जल में हर भक्त, हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करता है, पान करता है, आचमन करता है। तो इसे बसंत पंचमी के स्नान को शाही स्नान भी कहते हैं, अमृत स्नान भी कहते हैं। और बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती मैया का दिन माना गया है। सरस्वती माता बुद्धि का, कला की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो बसंत पंचमी में गंगा में, जमुना में और सरस्वती माने तीनों का संगम है। इस संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और बुद्धि विकास होता है, सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान होता है। तो ये है बसंत पंचमी का। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे विद्या, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन स्नान करने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान अत्यंत फलदायी माना गया है। गुरु मंत्र का जो है जाप करते हुए, जो व्यक्ति गुरु मंत्र लिए हो गुरु मंत्र का जाप करते हुए, नहीं तो सरस्वती मैया का ओम सरस्वती देव्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए संगम में स्नान करें। चाहे त्रिवेणी देव्याय नमः, चाहे गंगा देव्याय नमः, चाहे जमुना देव्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। अमृत पान करने का उनको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, सभी पापों का नाश होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैरागी संत होते हैं वो बसंत पंचमी को पंचाग्नि तापते हैं, धुनी तापते हैं, धुनी उठाते हैं और वो जो है दशहरा तक चलता है। तो ये दिव्य, इतना पावन मुहूर्त है, इतनी दिव्य मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में ही साधु समाज बसंत पंचमी के दिन ही धुनी को उठाते हैं, धुनी को तापते हैं। जय श्री राम। बसंत पंचमी न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। संगम तट पर स्नान के बाद श्रद्धालु मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं।
बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी की तिथि 23 जनवरी की रात 2:28 से आरंभ होगी, जबकि इसका समापन 24 जनवरी को रात 1:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ये पर्व 23 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। धर्माचार्यों का मानना है कि अगर बसंत पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा की जाए और कुछ खास उपाय किए जाएं, तो सभी को मनवांछित फल मिलता है। आज के दिन जो व्यक्ति पीले वस्त्र, पीली मिठाई आदि से माता सरस्वती की पूजा करता है, उसका बृहस्पति, सूर्य और राहु स्वयं ठीक होने लगते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का बृहस्पति उच्च का हो जाए, जिसका सूर्य अच्छा हो जाए, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सफलता मिलने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। जिस किसी भी व्यक्ति को विवाह आदि में अड़चन आ रही हो, आज हल्दी डालकर जल में स्नान करे और साथ में विशेष तौर पे हल्दी या केसर का ही तिलक करे। माता सरस्वती को पीला वस्त्र और शुद्ध घी का दीपक अर्पण करे और पीली मिठाई का भोग लगाकर और माता से प्रार्थना करे, तो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे विवाह के संबंध बनने लगते हैं और एक अच्छा जीवन साथी उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अध्ययन, अध्यापन या कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो रही हो, उन लोगों को भी आज बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग की मिठाई, खीर, केसर डालकर विशेष तौर पे शिव मंदिर में चढ़ाकर गरीबों को बांटना चाहिए। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। जब शीत ऋतु विदा लेती है और बसंत का आगमन होता है, प्रकृति में हरियाली, सरसों के पीले फूल और जीवन में नई ऊर्जा का संचार दिखाई देता है। माघ मेले में ये दिन ज्ञान, चेतना और नवसर्जन का प्रतीक माना जाता है। प्रयागराज से संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, प्रयागराज की धरती पर चल रहे माघ मेले में आए साधु संत तरह तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे अनुष्ठानों को देख और इसमें शामिल होकर श्रद्धालु आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे अनुष्ठानों के जरिए कुदरत को संवारने का संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए, देवहरा बाबा के पंडाल में इको फ्रेंडली तरीके से हुए पूजा, पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पर संदेश दिया गया। देवहरा बाबा के पंडाल को फूलों से सजाकर राम अर्चन पूजा का आयोजन भी किया गया। इस विशेष पूजा में केवल फूलों का ही इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि हवन भी सिर्फ गुलाब के फूलों से ही संपन्न हुआ। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला केवल स्नान ही नहीं, ये अनुष्ठानों, व्रत, तप, यज्ञ और साधना की एक जीवंत परंपरा है। माघ मेला में यहाँ हर दिन श्रद्धा और साधना के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं भगवान राम की पूजा हो रही है, तो कहीं माँ गंगा की आराधना, तो कहीं कल्पवास में तुलसी पूजन। मेले में आस्था, श्रद्धा और भक्ति की तस्वीरें बिखरी हुई हैं। देवरा बाबा के शिविर में माघ मेले की दिव्य तस्वीर नजर आई। शिविर में राम अर्चन पूजा का आयोजन किया गया। इसके लिए पूरे शिविर को 2 टन फूलों से सजाया गया। शिविर को सजाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों और दूसरे देशों से फूल मंगवाए गए। प्रयागराज के इस अखंड ज्योति यानी देवराहा बाबा के शिविर आज बहुत खास है, क्योंकि आज राम अर्चन पूजन किया जा रहा है। और अगर पंडालों पे निगाह डालेंगे तो चारों तरफ इन पूरे पंडाल को फूलों से सजाया गया है और 2 टन फूल का इस्तेमाल किया गया है। हर रंग एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात, अगर पूजा पंडाल में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आरती, हवन वो भी हो रहा है। तो किसी लकड़ी जलाकर हवन का प्रयोग नहीं, बल्कि फूलों से हवन किया जा रहा है। ये प्रयागराज का बिल्कुल अलग पंडाल है, क्योंकि अखंड ज्योति पंडाल है और यहाँ पर राम अर्चन पूजन किया जा रहा है। और जो इको फ्रेंडली तरीके से ये पूरे राम अर्चन पूजन को किया जा रहा है। और प्रयागराज में जिधर देखो उधर फूल ही फूल, फूलों के बीच मंत्रोच्चार की गूंज। शिविर में भक्ति की बयार में साधु संत और श्रद्धालु पूरी तरह डूबे नजर आए। राम अर्चन पूजा भगवान राम की विशेष पूजा है। इसमें केवल फूलों का ही इस्तेमाल होता है, न कोई अगरबत्ती, न हवन सामग्री। यहाँ तक कि हवन भी सिर्फ गुलाब के फूलों से किया गया। आज हमारे देवराहा बाबा अखंड ज्योति
क्षेत्र में जो है राम अर्चन पूजन प्रतिवर्ष के भांति हो रहा है और ये 2 टन के करीब हमारे पास जो फूल हैं, जिसमें कुछ थाईलैंड से, बंगाल के, सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों से फूल मंगा के हर वर्ष भगवान राम का पूजन होता है, जिसमें ये जो पूजन है राम अर्चन, उसमें फूलों के द्वारा पूजन होता है। तो इसीलिए हमारी कुटिया भी भगवान के मतलब जो भगवान का जो स्वरूप लेके कि यहाँ पर विराजमान होंगे भगवान, तो इस कुटिया को भी उस तरह से सजा दिया जाता है फूलों। ये पूजा कई सालों से देवरा बाबा के शिष्य रामदास आयोजित कर रहे हैं। इसमें साधु संत और स्थानीय भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। फूलों से किया जाने वाला हवन इस पूजा का सबसे आकर्षक हिस्सा है। हर भक्त मंत्रोच्चार के साथ गुलाब के फूल अर्पित करता है। आज हमारे जो भव्य महायज्ञ हो रहा है, देवराहा बाबा की अखंड ज्योत जहाँ जलती है उस आश्रम में, सबसे पहली चीज़ कि अगर हम सात्विकता की बात करें तो आप ये देखिएगा कि गेट से लेकर अंत तक, अंदर तक सारा फूलों से एक तरीके से जगमग हो गया है। फूल जो कि हमारे 5 तत्व का भी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जहाँ धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश का समावेश हो, आज वहाँ देवराहा बाबा का लेकर आकाश से लेकर जमीन तक यहाँ पर उन 5 तत्व का आवाहन हो रहा है। इको फ्रेंडली तरीके से हुई ये पूजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। इस वजह से ये पूजा श्रद्धालुओं को खूब पसंद आ रही है। माघ मेले में इस अनुष्ठान की भी चर्चा है। इस शिविर में लड्डू गोपाल भी विराजमान किए गए हैं और भक्त लगातार भजन कीर्तन कर रहे हैं। शाकंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत आशुतोष महाराज के मुताबिक 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ ये अनुष्ठान 1 फरवरी माघी पूर्णिमा तक चलेगा। आज माघ मेले में हम लोगों ने माँ शाकंभरी महा अनुष्ठान और महायज्ञ यहाँ पर प्रारंभ किया है 3 जनवरी से, जिसकी पूर्णावती हमारे पूर्णिमा के दिन होगी। और यह भगवान का घर, लल्ला घर दिलाने के लिए अनुष्ठान माँ को मनाया जा रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शाकंभरी महायज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। ये अनुष्ठान सेक्टर 6 के हर्षवर्धन चौराहे के पास श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के शिविर में चल रहा है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यूं तो तिथियों के हिसाब से राम मंदिर का वार्षिक उत्सव 31 दिसंबर को मनाया गया था, लेकिन आज अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के हिसाब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए हैं। और देखिए, शुभ मौके पर आज रामलला के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस खास मौके पर ओडिशा से आया एक विशिष्ट धनुष कोदंड भी रामलला को समर्पित किया गया। पंचधातु से बने इस धनुष में 986 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी का इस्तेमाल भी किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर रामनगरी में आज सुबह से ही उत्सव और उल्लास का माहौल है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज से 2 साल पहले 22 जनवरी की ही वो तारीख थी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लिहाजा बड़ी संख्या में राम भक्त आज सुबह से ही रामलला के दर्शन पूजन को उमड़ने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस खास मौके पर प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए पंचधातु से बनी ये विशिष्ट भेंट भी अयोध्या पहुंची है। ये अनमोल भेंट पंचधातु से बना ये 286 किलोग्राम का भव्य धनुष स्वर्ण कोदंड है, जिसे श्री राम जन्मभूमि परिसर में अर्पित किया गया। मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय ने इस कोदंड को विधिवत स्वीकार किया। ये पंचधातु से बना हुआ है, जो पंचलोहा धातु हम लोग बोलते हैं, और इसमें तमिलनाडु के कांचीपुरम में बना हुआ है। 40 महिला कारीगरों ने इसको संपन्न किया है। पिछले 8 महीने से लगातार परिश्रम करके इसको कंप्लीट किया है। और ये सोना, चांदी, तांबा और ये जिंक और आयरन लोहे से बना हुआ ये पंचधातु का धनुष है। 8 फीट लंबा ये कोदंड 5 धातुओं से बना है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहा। तमिलनाडु के कांचीपुरम की 48 महिला कारीगरों ने करीब 8 महीने की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। कोदंड पर भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की गाथाएं भी कलात्मक रूप से उकेरी गई हैं, जिनमें कारगिल युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कई शौर्य प्रसंग शामिल हैं।
यानी ये कोदंड केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक एकता और सनातन चेतना का भी सशक्त संदेश देता है। ओडिशा के राउरकेला से 3 जनवरी को इस कोदंड की भव्य शोभा यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। शोभा यात्रा ओडिशा के सभी 30 जिलों से होकर गुजरी। 19 जनवरी को कोदंड के साथ शोभा यात्रा पुरी पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाए गए और आज प्राण प्रतिष्ठा की तिथि के पावन अवसर पर कोदंड अयोध्या पहुंचा और राम लला को समर्पित किया गया। जो आया है धनुष तीर जिसको बोलते हैं, ये उड़ीसा से है और ये जो है अब स्थापित होगा बहुत जल्द राम जन्मभूमि में। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। देखिए, एमपी के आगर मालवा की प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। गुप्त नवरात्र में रोज हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, गुप्त नवरात्र में भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना पूजा करते हैं। साधकों के लिए ये नवरात्र विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां बगलामुखी के दरबार में आता है, मां के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सज गया मां बगलामुखी का दरबार। गुप्त नवरात्र में मां के मंदिर में उमड़ी आस्था अपार। आगर मालवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी के मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गुप्त नवरात्र में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त मां का दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लग जा रही है। गुप्त नवरात्र में लोग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। साधकों के लिए भी ये नवरात्र अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में आते हैं और मान्यता है कि मां के आशीर्वाद से सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मां के दर्शन के बाद श्रद्धालु हवन भी करा रहे हैं। इस मंदिर में होने वाले शत्रु विजय यज्ञ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कौरवों पर विजय पाने के लिए पांडवों ने शत्रु विजय यज्ञ किया था। तभी से यहाँ यज्ञ की परंपरा चली आ रही है। गुप्त नवरात्र के दौरान मां के दर्शन और मंदिर में हवन अत्यंत फलदायी माना गया है और भक्त इस अवसर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे। आप कुछ इंटरेस्टिंग सी खबर लेकर आई हैं, है ना? बिल्कुल, देखिए शादी से रिलेटेड है और वो इंटरेस्टिंग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं ना कि जितने भी विदेशी लोग हैं वो ज्यादातर यहाँ के धर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी रीति रिवाज के साथ भी यहाँ पर शादी करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? बिल्कुल, शगुफ्ता मैंने हमारे लिए एग्जांपल बन गया है। और मैंने ये देखा है जो भारतीय हैं वो अपनी सनातन परंपरा से दूर जा रहे हैं और विदेशी खास तौर पर हमारे देश में आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये चीजें हमने माघ मेले में देखी हैं, हमने कुंभ में देखी हैं कि विदेशी ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचते हैं, हमारी संस्कृति को अपनाते हैं और वो बेहद ही सुंदर भी लगते हैं। मैंने देखी उनकी तस्वीरों को। तो इसी से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। विदेशी जोड़ों के बीच में हिंदू रीति से विवाह का चलन तेजी से बढ़ रहा है। काशी की पावन धरती से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव की एक और मिसाल सामने आई है। यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ, अग्नि के साथ, फेरों के साथ सनातन परंपराओं को फॉलो करते हुए एक विदेशी जोड़े ने शादी रचाई है। जी हाँ, यही कहानी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विदेशी जोड़े ने करीब 11 साल पहले रूस में अपने रीति रिवाजों के साथ विवाह वो कर चुके थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में विशेष आकर्षण था। सनातन परंपरा और काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें दोबारा से विवाह के लिए प्रेरित किया। चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और अग्नि के 7 फेरे ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय संस्कृति आज केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विदेशी जोड़ों के बीच हिंदू परंपरा से विवाह करने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। वाराणसी के ऐतिहासिक नरवावीर बाबा मंदिर में एक रूसी दंपत्ति ने पूरे वैदिक विधि विधान के साथ शादी की रस्में निभाई।
अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, 7 वचनों का संकल्प दोहराया और फिर जयमाला के बाद सिंदूर दान के साथ ये पवित्र बंधन पूर्ण हुआ। चंद्रमां ब्राह्मणोत्तम कमाते बाहुराजन्यः गितः ऊरू तदनजवैद्यः। भारतीय परिधान में सजे इस जोड़े ने हर उस परंपरा को निभाया जो सनातन विवाह की आत्मा मानी जाती है। 55 साल के कॉन्टेस्टाइन और 35 साल की मरीना करीब 11 साल पहले रूस में अपने रीति रिवाजों से विवाह कर चुके थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में विशेष आकर्षण था। सनातन परंपरा और काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें दोबारा विवाह के लिए प्रेरित किया। मुझे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। मैंने सपना देखा था कि भारतीय रीति रिवाज से मेरी शादी हो। काशी एक रोचक, प्राचीन और पवित्र शहर है। यहाँ भगवान शिव की पवित्र शक्ति है। पवित्र बंधन में बंधने के लिए रूसी दंपत्ति ने काशी को इसलिए चुना क्योंकि काशी को संसार का सबसे पवित्र नगर माना जाता है। भगवान शिव के प्रति दोनों की गहरी श्रद्धा है और इसी आस्था ने उन्हें इस नगरी तक पहुंचाया है। लोग रसिया से आए हैं। ये नलवा बीर बाबा का मंदिर है जो राजेंद्र प्रसाद घाट के ऊपर है और इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से और हिंदू संस्कृति को मानते हुए हिंदू एकदम परिधान में पहनकर इन्होंने शादी किया। काशी में रचा गया ये विवाह संस्कृतियों का संगम भी है। ये प्रमाण है कि सनातन परंपरा समय और सीमाओं से परे है। जब विदेशी नागरिक पूरे विधि विधान के साथ भारतीय रीति रिवाज अपनाते हैं तो ये संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात तो ठंड की है, लेकिन ठंड लग रही है आजकल मुझे बिल्कुल ठंड वैसे लग नहीं रही। अमूमन मुझे सबसे ज्यादा ठंड लगती है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बसंत पंचमी भी आ गई है, यानी कि अब सर्दी जाने वाली है। मैं बता रही हूँ, एक झोंका आएगा, मान के चलो बारिश आने वाली इंतजार है। उसका इंडिकेशन भी दे दिया है बारिश आने वाली, लेकिन हाल फिलहाल में ना एक हफ्ते से काफी धूप है, तो ना वही, और मुझे ना कोल्ड भी उसी वजह से हो गया क्योंकि आप कभी कपड़े पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो, इस वजह से। तो चलिए अब बात मौसम की करते हैं। वैसे तो वसंत दस्तक दे रहा है, लेकिन एक बार फिर से उत्तर और पश्चिमी भारत में कड़ाके की ठंड लौट सकती है क्योंकि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुके हैं। जी हाँ, देखिए मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही मैदानी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम के मिजाज में बदलाव की वजह से ठिठुरन वाली ठंड के आसार बढ़ गए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने जा रहा है। खास बात यह है कि कश्मीर में राजधानी श्रीनगर से लेकर जिन इलाकों को अब तक बर्फबारी का इंतजार था, वो अब पूरा हो सकता है। बदल रही आबोहवा से घाटी में माहौल बदलने जा रहा है। बरसात और हिमपात की सौगात मिलने वाली है, जिसकी इन दिनों बेहद जरूरत महसूस की जा रही है। कश्मीर के मौसम में ये बदलाव 2 नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। बेसब्री से कश्मीर के लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार से ही कश्मीर में सबसे इस मौसम की भारी बर्फबारी होगी। बर्फबारी के इंतजार में लोग बैठे हैं क्योंकि कश्मीर में खेती के साथ साथ पानी के साधनों के लिए बर्फबारी काफी जरूरी है। कश्मीर के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तो 21 दिसंबर से ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रीनगर और मैदानी इलाकों को अभी तक सूखी ठंड का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई घंटे तक जारी रहने वाली इस बर्फबारी से कश्मीर में जनजीवन जो है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये बर्फबारी न सिर्फ लोगों के लिए जरूरी है, बल्कि कश्मीर में पर्यटक भी कई दिनों से इस पहली मौसम की बर्फबारी का इंतजार मैदानी इलाकों में कर रहे हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी मौसम करवट लेने जा रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पूरे राज्य में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में इससे बीते कई हफ्तों से चले आ रहे ड्राई स्पेशल के टूटने का अनुमान है।
मौसम में बदलाव से तापमान में भी भारी गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हमारा ये अनुमान है कि कुछ एक स्थानों पे तापमान लगभग 5 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो कोल्ड डे की स्थिति है वो हमारे मध्यवर्ती इलाकों में, हाई हिल्स में और मैदानी इलाकों के भी कुछ जिलों में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू इन सभी जिलों के लिए टेम्परेचर्स में गिरावट को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। ये पर्टिकुलरली जो सिस्टम्स होते हैं जो वेस्ट की तरफ जनरेट होते हैं, ये पर्टिकुलरली एक रेगुलर फिनोमिना है कि WDs फॉर्म होते हैं जो वेस्ट से ट्रेवल करके ईस्ट की तरफ आते हैं, इसलिए इनका बेसिक नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रखा जाता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और उधर डेवलप होते हैं, बाद में ये हमारे एरिया की तरफ आते हैं और इनकी वजह से हमारे एरिया के ऊपर भी एक पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट सिस्टम जनरेट होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान में तापमान में गिरावट हो सकती है और ठिठुरन भी बढ़ सकती है, लेकिन गंभीर शीतलहर से छुटकारा रहेगा। साथ ही साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि बारिश के साथ साथ कई जगह पे ओलावृष्टि हो सकती है और उसके बाद में क्योंकि बारिश होगी तो बारिश का जो सर्दी की बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है, तो मावट का दौर जब आएगा तो वो दौर एक वापस से हल्की कोल्ड वेव लेके आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पर वो एक ऐसा समय आएगा जब 22, 23, 24 की बारिश के बाद में उसके 2 दिन बाद फॉग होगा, टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी, जिसके बाद 2 से 3 दिन तक लगातार फॉग रहेगा और गिरावट से एक बार फिर हल्की कोल्ड वेव महसूस होगी। मौसम का कुछ ऐसा ही हाल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने के आसार हैं। पंजाब हरियाणा के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स में कुछ बादल और बारिश हल्की शुरू होगी, फिर पंजाब हरियाणा के बाकी जिलों में भी उसका असर होगा, तो स्थिति बदलेगी और बीच बीच में कुछ विंडी वेदर और कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी 1-2 जगह पे इन प्रदेशों में हो सकती है। तो अभी आप जैसे देख रहे थे कि फॉग जो है वो भी निकल चुका है, फॉग काफी एरियाज में। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी मौसम के तेवर बदलने की पूरी संभावना है। दिल्ली में इन दिनों ठंड में कमी आई है और कुछ इजाफे के साथ तापमान सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अब मौसम विभाग की माने तो बारिश की बौछारों के साथ राजधानी में एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए ठिठुरन वाली ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग ने कल यानी कि शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में सुबह और दिन में बारिश, हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं बारिश और बर्फबारी के आसार उत्तराखंड में भी हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में शुक्रवार को हिमपात और बरसात की संभावना जताते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। श्रीनगर से अशरफ वानी, शिमला से विकास शर्मा, जयपुर से रिदम जैन, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कोई न्यूज़ टुडे। तो इस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के रहने वाली 26 वर्षीय असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ के पूरी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। ये पहली बार होगा जब देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल में कोई महिला अधिकारी इस भूमिका में नजर आएंगी। सिमरन बाला सीआरपीएफ के उस दस्ते की कमान संभालेंगे जिसमें 140 से ज्यादा पुरुष जवान शामिल होंगे। सिमरन बाला की परेड में मौजूदगी सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का एक प्रतीक भी है। देखिए, सिमरन उन लाखों बेटियों के सपनों को भी नई उड़ान देंगी जो देश की रक्षा के लिए बंदूक थामना चाहते हैं। सिमरन की इस उपलब्धि से उनका परिवार और जम्मू कश्मीर के लोगों सहित पूरा देश उत्साहित है। तो आइए सुनते हैं बेटी की इस उपलब्धि पर उनके घर वालों का क्या कहना है। और 140 से ज़्यादा उनको करा रही है परेड, अकेली लड़की, तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउडफुल हो रहा है। तो खुशी का ठिकाना नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। चलो सब आगे बच्चे ऐसे सब बच्चे बढ़ते जाएं आगे, हर बेटी को ऐसे ही मौका मिले। बेटियां भी सब देख रही हैं, उन सबको लगता है कि हम भी ऐसे बने, सबको होता है मन में, पर ये है कि
सब बच्चे आगे बढ़े, बेटियां, वो बोलते हैं ना मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये फख्र की बात है कि बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और आगे और इससे भी आगे जाएंगी वो बेटियां। 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और हमेशा की तरह इस बार देश भर से आई झांकी कर्तव्य पथ पर निकाली जाएंगी। इन झांकियों में इस बार एक झांकी भारतीय सिनेमा की भी होने वाली है। और देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झांकी का प्रतिनिधित्व बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भंसाली भारतीय सिनेमा के वो पहले नुमाइंदे होंगे जिन्हें ये सम्मान हासिल होगा। 26 जनवरी को जब देश के अलग अलग हिस्सों से आई झांकियां पूरी शान शौकत से कर्तव्य पथ पर निकलेंगी, भारतीय संस्कृति, समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की झलक पेश करेंगी, तब इन झांकियों में से एक झांकी ऐसी भी होगी जो भारतीय सिनेमा के गौरवशाली अतीत को संजोए हुए होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा से जुड़ी एक खास झांकी पेश की जाएगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली को चुना है। मतलब ये कि गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा पर निकाली जाने वाली झांकी का प्रतिनिधित्व संजय लीला भंसाली करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय फिल्म निर्देशक देश के सबसे प्रतिष्ठित समारोह में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई ये झांकी देश की समृद्ध सिनेमाई विरासत, सांस्कृतिक गहराई और वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। इससे पहले 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक भव्य झांकी निकाली गई थी। ये झांकी मयूर पंखी के आकार की थी, जिसमें सिनेमा के 100 साल के सफर को दिखाया गया था। लेकिन इस बार फर्क ये है कि पहली बार भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कोई फिल्म निर्देशक करेगा। और अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए संजय लीला भंसाली को चुना है तो उसकी भी खास वजह है। भंसाली ने भारतीय सिनेमा में अपनी फिल्मों के जरिए एक खास मकाम बनाया है। फिल्म निर्देशक के साथ साथ संजय लीला भंसाली एक प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एडिटर और म्यूजिक कंपोजर भी है। उन्होंने 7 नेशनल फिल्म अवार्ड समेत कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। 2006 में भंसाली की डायरेक्ट फिल्म ब्लैक को हिंदी में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। 2015 में उन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और इसी साल संजय लीला भंसाली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भंसाली ने बेस्ट एडिटर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी नेशनल अवार्ड हासिल किए। भंसाली की इन्हीं उपलब्धियों ने उन्हें आज ये मकाम दिलाया है, जब वो भारतीय सिनेमा के 110 साल से भी ज्यादा गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व गणतंत्र दिवस के दौरान कर्तव्य पथ पर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी की करते हैं, जहां की लड़कियां हर मुश्किल चुनौती से दो हाथ करने के लिए कमर कस चुकी हैं। छेड़खानी और दूसरे अपराधों से निपटने के लिए यहां की लड़कियां न सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए खुद को तैयार कर रही हैं, बल्कि अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कराटे और तलवारबाजी की बारीकियां भी सीख रही हैं। बिल्कुल, और बेटियों के सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं झांसी के ही रहने वाले आनंद साहू। उनकी ये मुहिम रंग ला रही है। प्रशिक्षण ले चुकी लड़कियां खेल में मेडल जीतकर भी अपना परचम लहरा रही हैं। कभी तलवार भांजी, कभी तलवार के जरिए दूसरे तलवारबाज को पीछे धकेलती और कभी तलवार के हमले से खुद का डिफेंस करती। बेटियों के सशक्तिकरण की ये तस्वीर आई है बुंदेलखंड के झांसी से, जहां बेटियां खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयार कर रही हैं खुद को। अपराध और अपराधियों से खुद को बचाने के लिए बेटियां सेल्फ डिफेंस को हथियार बना रही है।
झांसी की बेटियां आजकल कराटे के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवारबाजी के गुर भी सीख रही हैं। जो झांसी की लड़कियां, आप सबने सुना होगा कि वो निडर हैं, लेकिन सिर्फ निडर होना काफी थोड़ी है। उसको निडर बनाना, उनको टेक्निक सिखाना, तो वो सब जो भी हमें टेक्निक सिखाते हैं, तलवारबाजी सिखाते हैं, वो सब आनंद साहू सर करते हैं। वो हमारे जीवन में तात्या गुरु की तरह हैं। क्योंकि झांसी में बेटियों के सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं झांसी के ही रहने वाले आनंद साहू, जो अपनी कराटे एकेडमी के जरिए बेटियों को कराटे, मार्शल आर्ट, तलवारबाजी, ननचाकू और आत्मरक्षा के अलग अलग गुर सिखा रहे हैं, ताकि वो हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए क्योंकि ये लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि ये लड़कियों के साथ कितनी छेड़खानी होती है बाहर रोड पर हर जगह, तो इससे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपनी इस मुहिम के लिए आनंद साहू बेटियों को सिर्फ आत्मरक्षा की तकनीकी बारीकियां ही नहीं सिखा रहे, बल्कि बेटियों को निडर बनाकर महिला सशक्तिकरण के नारे को जमीन पर भी उतार रहे हैं। तलवारबाजी में ये है कि तलवार ऐसा वेपन है कि आप अगर उसको चलाना सीख गए तो आपको और कुछ चीज की जरूरत है ही नहीं। वो आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देगी कि आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी सिचुएशन में आप लड़ने के केपेबल हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। आनंद साहू का कहना है कि जिस धरती ने महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को जन्म दिया, वहां बेटियों को निडर बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक मुहिम चलाई है मैंने, जिसको लेके मैं यथार्थ कराटे एकेडमी के अंदर लड़कियों को तलवारबाजी से लेकर आत्मरक्षा के जितने भी गुण हैं, चाहे वो कराटे, मार्शल आर्ट, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, मार्शल आर्ट में सारी चीज़ें, चाहे वो नाइन चाकू हो या तलवारबाजी हो या कराटे के जो भी दाव पैच होते हैं, अगर लड़की निडर होके, जिससे निडर होके लड़कियाँ झांसी की जा पाएँ, घूम पाएँ। बेटियों को सशक्त बनाने की आनंद साहू की कोशिशों का असर भी दिखाई दे रहा है। आनंद साहू से प्रशिक्षण ले चुके बच्चे और बच्चियों ने हाल ही में आयोजित अयोध्या कप में एकेडमी के 28 खिलाड़ियों ने भाग लिया और सभी 28 ने मेडल जीतकर अपना परचम लहराया। इससे पहले लखनऊ में हुए नेशनल टूर्नामेंट में भी 19 में से 19 बच्चों ने पदक अपने नाम किए थे। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव की बेटियां फुटबॉल की दुनिया में धमाल मचा रही हैं। गांव की 7 बेटियों का भारतीय टीम में चयन हो चुका है। गांव की 30 से ज्यादा बेटियां सेना और रेलवे में सेवा दे रही हैं। बेटियों की कामयाबी की वजह से गांव की पहचान मिनी ब्राजील के तौर पर हो रही है। जी हाँ, देखिए, गांव में बदलाव की शुरुआत 2005 से हुई। तब गांव के लड़कों को कबड्डी सिखाई गई, लेकिन बेहतर प्रदर्शन नहीं होने पर लड़कियों को फुटबॉल से जोड़ दिया गया। नतीजा, लड़कियों ने अपनी योग्यता साबित करते हुए मेडल जीतने शुरू कर दिए और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। अनुशासन, संयम और समर्पण, लक्ष्य पर फतह हासिल करने का वो मंत्र जिसे इन बेटियों ने अपने जीवन का आधार बना लिया है। इस फुटबॉल ग्राउंड से गांव की बेटियों की दिन की शुरुआत होती है। गांव के हर घर की बच्ची फुटबॉल खेल में भाग्य आजमा रही हैं। वार्म अप होने के बाद गांव की बेटियां फुटबॉल की प्रैक्टिस में जुट जाती हैं। एक बेहतर फुटबॉल प्लेयर बनने की कोशिश में सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करती हैं। मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर भिवानी जिले के अलगपुरा गांव की ये बेटियां अब देश ही नहीं, दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। गांव की 7 बेटियों का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन हो चुका है, जबकि 30 से ज्यादा बेटियां सेना और रेलवे में नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कभी बेटियों को बोझ समझने वाला ये गांव आज उनकी कामयाबी पर गर्व कर रहा है। सर, अभी हमारे अलगपुरा की 7 लड़कियां जो हैं इंडिया कैंप में हैं। एक सीनियर में है संजू यादव, जो टर्की गई हुई है एक्सपोजर टूर के लिए, फ्रेंडली मैचेज खेलने के लिए, जो अभी 2026 में एशियन चैम्पियनशिप होगी, उसके लिए इंडिया ने 20 साल बाद क्वालिफाई किया था। और उसमें हमारे गांव की लड़की है संजू यादव,
और उसके अंडर 20 में हमारे गांव की 5 लड़कियां हैं, पूजा जाखड़, पारुल, मुस्कान और हिमांशी और श्वेता। ये जो अंडर 20 का कैंप है ये बेंगलोर में लगा हुआ है। 2 दशक पहले तक अलखपुरा गांव की पहचान बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और उनके परदादा आजादी से पहले के प्रसिद्ध दानवीर सेठ छाजू राम लामा के नाम से होती थी। लेकिन अब इस गांव की नई पहचान उसकी बेटियां हैं, जो फुटबॉल के मैदान में कमाल दिखाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रही हैं। गांव की लगभग हर बेटी फुटबॉल खेलती है और कई खिलाड़ी खेल के दम पर सरकारी नौकरियां हासिल कर चुकी हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं फुटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ, अलखपुरा गांव से हूँ। हमारे गांव पे दोनों टाइम 200 से ज़्यादा लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं और बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन भी कर चुकी हैं नौकरी। 30 से ज़्यादा लड़कियां अभी तक जॉब में लग चुकी हैं और आगे भी ऐसी ही लगती रहेंगी। और हमारी ग्राउंड की शुरुआत पीटीआई सर ने की थी। बदलाव की शुरुआत साल 2005 के आसपास हुई। तब गांव के सरकारी स्कूल के पीटीआई गोवर्धन शर्मा ने पहले लड़कों को कबड्डी सिखाई, लेकिन बेहतर प्रदर्शन न होने पर उन्होंने लड़कियों को फुटबॉल से जोड़ा। नतीजा, लड़कियों ने अपनी योग्यता साबित करते हुए जिला और राज्य स्तर पर मेडल जीतने शुरू कर दिए, जिसके बाद फिर पीछे पलटकर देखा ही नहीं। हमारे ग्राउंड पे गोवर्धन पीटीआई सर ने खेलना शुरू करवाया है, तो हमारे गाँव की कई लड़कियाँ खेलती थी, तो उनको देखकर मैं भी यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। और हमारे गांव की लड़कियां जॉब भी लग चुकी है और इंडिया की टीम में अभी प्रेजेंट कर रही है। अंडर 20 के लिए कैंप में गई हुई है इधर, तो उनको देखकर मैंने भी खेलना शुरू कर दिया और मैं भी अभी असम राइफल में सिलेक्ट हुई हूँ। गाँव की 200 से ज्यादा लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। जैसे जैसे बेटियों को मेडल मिलने लगे, वैसे वैसे हर घर से लड़कियाँ मैदान में उतर आईं। ये खेल नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर कामयाबी की बुलंदियों को छूने की जिद है। देश और गांव की शान में 4 चांद लगाने की ललक है। आंखों में पलते सपनों को सच कर आत्मनिर्भरता की उड़ान भरनी है। भिवानी से जगबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आज की चाय पर चर्चा के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें हम सबके साथ यूं ही जारी हैं। देखते रहिए GNTV।